नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। आज हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू है कि ये जितने भी लेक्चर आ रहे हैं सचिन सर लेके आ रहे हैं, ये पॉलिटी के सबके लिए काम आने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, जेकेपीएससी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेकेपीएससी और अदर एग्जाम में सब में काम आने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लें, और अगली बात जो होगी वो सचिन सर की होगी। और लेक्चर को पूरा देखें, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आपके पास लक्ष्मीकांत है, तो ये आपके लिए रिवीजन है। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द क्राउन रूल। जैसे पिछली क्लास हमारी थी कंपनी रूल की, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द क्राउन रूल। तो क्राउन रूल में हम पढ़ेंगे, जैसे हमने कंपनी रूल में पढ़ा था, कहाँ से लेके कहाँ तक था, 1773 से लेके 1858 तक था। तो अब हम पढ़ेंगे 1858 से 1947 में। क्राउन रूल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी इन लोगों को? आपको पता है कि रिवॉल्ट हुई थी 1857 की, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, या तो सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 लाया। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इस एक्ट से उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपनी रूल था उसको अबॉलिश कर दिया, और जो पावर किसको ट्रांसफ़र कर दी उन्होंने, ब्रिटिश क्राउन को। और इसके हम फीचर्स पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो अब क्या हो गया, पहले जैसे कंपनी रूल करती थी, अब जो इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंड्सफॉर्थ वाज टू बी गवर्न्ड बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। और इसने जो और क्या किया, जो गवर्नर जनरल की डेजिग्नेशन थी उसको चेंज करके वाइस रॉय ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन कर दी। और फर्स्ट वाइस रॉय कौन था हमारा, लॉर्ड कैनिंग। इसको भी याद कर लीजिएगा, कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सेकंड क्या हो गया, जो इनने जब वो कंपनी रूल ही अबॉलिश कर दिया था, इसके साथ उनकी जो डबल गवर्नमेंट थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो भी अबॉलिश कर दी साथ साथ में। और थर्ड का क्या कर दिया हमने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और उसकी एक 15 मेंबर काउंसिल भी असिस्ट करने के लिए बना दी गई इंडिया में। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्ट था जो 1861, उसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 भी बोल जाता है। जो 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। पहले आपको पता है इंडियंस को कोई कॉपरेट पूछा नहीं जाता था कुछ भी करने के लिए। तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई एक्ट या कोई लॉ बनाया जाता था, जो भी कोई चार्टर लाया जाता था, पूछा नहीं जाता ना कंपनी ने पूछा। तो अब जो क्राउन रूल आया, उन्होंने बोला कि अब लोग हम इंडियंस की कॉपरेशन लेंगे। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में उनने ये इनकी कॉपरेशन के लिए एनेक्ट करने के लिए किया। एक तो 1861 में एनेक्ट किया, फिर एक 1892 में एनेक्ट किया, एक थर्ड किया 1909 में। अब उनको बारी बारी इनके फीचर्स पढ़ेंगे। जो 1861 वाला है उसके हम फीचर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या किया, इट मेड ए बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। इनने क्या किया, इंडियंस को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दी। It thus provided that the viceroy should nominate some Indians as non-official, official members तो नहीं उनने अभी दिया, लेकिन non-official members उनने रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर ली अपनी एक्सपेंडेड काउंसिल में। तो 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग था उसने नॉमिनेट किया 3 इंडियंस उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। कौन कौन किया, एक राजा ऑफ बनारस किया, दूसरा कौन किया, महाराजा पटियाला, और थर्ड कौन किया, सर दिनकर राव किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लर्न कर लो, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट था, आपको पता कंपनी रूल में उन्होंने क्या शुरू किया हुआ था, सेंट्रलाइजेशन। क्योंकि उनको सब चीज़ जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है, उन्होंने सेंट्रलाइजेशन शुरू की। लेकिन क्राउन रूल में उन्होंने क्या शुरू कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर ली। जैसे उनने इनने क्या कर दिया, जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को उनकी रिस्पेक्टिव जो रिस्टोर कर दिया, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंसीज को दे दी। अपनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अलग से, मद्रास प्रेसिडेंसी को अलग से। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, उन्होंने इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब। ये कब बनी, 1862 में बनी बंगाल की, 1886 में बनी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, 1897 में पंजाब। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। जैसे आज हम पढ़ते हैं कि जब प्रेसिडेंट को पावर होती है ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए इमरजेंसी के टाइम पे, तो उस टाइम क्या हो गया, वैसे ही जो क्राउन रूल था उस टाइम वाइसरॉय को पावर दी गई कि कोई जब इमरजेंसी का टाइम है उस टाइम कोई भी ऑर्डिनेंस तो वाइसरॉय पास कर सकता है। और उस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होगी कितने टाइम रहेगी, 6 मंथ के लिए रहेगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और इसके फीचर्स देखेंगे वन बाय वन करके।
फर्स्ट क्या हो गया, इट इंक्रीज दी, जैसे आपको पता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उनने अपनी एक्सपेंडेड कैबिनेट में डाले थे, इनने अब क्या किया इस एक्ट में, उनको नंबर बढ़ा दिया, लेकिन जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी वो इसमें मेंटेन रखी। सेकंड क्या कर दिया, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। जब कंपनी रूल था तो उस टाइम ये ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस टाइम क्या हो गया, इनको ये पावर दे दी कि आप बजट को डिस्कस भी कीजिए, कोई क्वेश्चन हो गया उसको एड्रेस भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स of a central legislative council by the viceroy on the recommendation of provincial legislative councils and the Bengal chambers. B, that of provincial legislative councils by the governors on the recommendation of district boards, municipalities, university, trade associations, zamindars and chambers. This act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up of non-official seats both in central and provincial legislative council. The word election was however not used in this act. The process was described as nomination made on the recommendation of certain bodies. ये जो ऊपर काउंसिल्स में जो सिलेक्शन हुई वो किन किन लोगों से हुई, जो फर्स्ट पॉइंट ए और बी में दी गई है, इन लोगों से। तभी उसमें क्या कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, किसी आपकी नॉमिनेशन ही हुई थी। तो फर्स्ट टाइम पे ये वैसे इलेक्शन बोल रहे हैं कि दी वर्ड इलेक्शन वाज हाउ नॉट यूज इन दिस एक्ट, लेकिन वो क्या यूज़ किया था, नॉमिनेशन यूज़ हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। मॉर्ले मिंटू, लॉर्ड मॉर्ले उस टाइम क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और मिंटू क्या थे, लॉर्ड मिंटू वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ये पूछा जा चुका ऑलरेडी जेके पीएससी केएस में और यूपीएससी में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका हुआ है ये एमसीक्यू में। अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। जो उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल की थी। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि जो उसका साइज़ बढ़ा दिया, इनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का सेंटर में भी बढ़ा दिया और उनने प्रोविंशियल लेवल पे बढ़ा दिया। जो और नंबर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके नंबर कहा 16 से 60 कर दिया, और प्रोविंशियल लेवल का भी बढ़ा दिया, लेकिन वो एक स्पेसिफिक नंबर नहीं रखा, जैसे इसका 60 तो उसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं था। सेकंड पॉइंट क्या था, इट रिटेन ऑफिशियल मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नंबर हाउवर बढ़ा दिया, लेकिन उनकी जो मेजॉरिटी थी वो उन्होंने मेंटेन रखी, बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव टू हैव ए नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। उनको बोला कि तुम मेंबर्स बढ़ाओ, लेकिन एक नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी फिर भी मेंटेन करके रखो। थर्ड क्या हो गया, इट एनलार्ज डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट बोथ द लेवल। उन्हें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पहले इतने फंक्शन दिए नहीं गए थे, लेकिन अब उन्होंने बोला कि आपके फंक्शन बढ़ाए गए हैं दोनों लेवल में, वेदर इट्स सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट एंड सो ऑन। फोर्थ पॉइंट आ गया, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। तो पहली बार उन्होंने एसोसिएशन जो वाइसरॉय और गवर्नर्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस की एसोसिएशन फर्स्ट टाइम हुई। उसमें जो हमारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन बने थे जिसने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था, वो एक लॉ मिनिस्टर भी अपॉइंट किया गया था। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इस जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या हो गया था, एक कॉमनल रिप्रेजेंटेशन भी आई थी। कॉमनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जैसे मुस्लिम्स को जो मेंबर सेलेक्ट होंगे वो उनको सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट डाल के सिलेक्ट करेंगे, उनका एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। लिखा जैसे अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, दस दिस एक्ट लीगलाइज्ड कॉमनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटू केम टू बी नाउन एज फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट। अगर क्वेश्चन भी कभी कभी आपको एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये स्टेट के एग्जाम में भी आ सकता है, JKSSB में भी आ सकता है हमारे जम्मू कश्मीर में, या PSC में भी आ सकता है, KS में भी आ सकता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप याद कर लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, इट प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। ये इंडियन इलेक्शन की रिप्रेजेंटेशन भी दी गई इनको। अब हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। आपको पता है 20 अगस्त 1917 गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने ये बोला कि हमारा जो मेन मकसद था वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। के इंडिया में हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट इनैक्ट किया गया 1919 में, और वो केम इनटू फोर्स कब आया, 1921 में। और इसको क्या भी कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट को, ये भी याद कर लेना, मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। पूछा जा सकता है कभी, मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म इज आल्सो नाउन एज, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज आल्सो नाउन एज, ये MCQ में पूछा जा सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है मॉन्टेग्यू कौन था और कैम्सफोर्ड कौन था। मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड कैम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब इसके हम लोग फीचर पढ़ेंगे। फीचर्स क्या थे,
it relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subject. इन्हें subject अलग अलग कर दिए, state को provincial subjects अलग कर दिए और central subjects अलग कर दिए. Second क्या हो गया? It further divided the provincial subjects into two part. एक ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गया, रिजर्व सब्जेक्ट हो गया. तो मतलब एक हिसाब से क्या कर दिया, डीआरकी सिस्टम ला दिया इन्हें कि फर्स्ट टाइम ये ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को डीआरकी सिस्टम कर दिया. फर्स्ट टाइम ऐसा कर दिया कि ट्रांसफर सब्जेक्ट अलग हुए और रिजर्व सब्जेक्ट्स अलग हो गए. थर्ड क्या हो गया, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री. बाइकैमरलिज्म क्या हो गया, जैसे आज भी आपको पता है अपर हाउस और लोअर हाउस हो गया. जैसे हमारी कंट्री का लोकसभा और राज्यसभा हो गया, स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म में अपर हाउस लोअर हाउस होता है. तो वैसे ही फर्स्ट टाइम क्या हो गया, यहाँ भी बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ और इलेक्शंस भी हुए कंट्री में. Thus, the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting of Upper House, Council of State और Lower House, Legislative Assembly. तो the majority member of both houses were chosen by direct election और direct election से चूज किए थे. ये एग्जाम में पूछा जा चुका है बार बार और फिर भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of 6 members of Viceroy Executive Council other than Commander in Chief were to be Indian. उन्होंने बोला कि 6 में से कमांडर इन चीफ को छोड़ के जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो मेंबर 6 में से 3 किसके होने चाहिए, इंडियन. आपको पता है पीछे मैंने आपको बताया कि एक ही पहले उन्होंने अलाउ किया था इंडियन, इसमें उन्होंने बोला कि 3 हो गए. फिफ्थ क्या आ गया, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस. ये भी याद कर लेना कि इस एक्ट में इनको भी अलग से इलेक्टोरेट कॉमनल रिप्रेजेंटेशन मिली. कॉमनल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि क्या होती है कि जिस धर्म इस जैसे सिख लोग सिख ही मेंबर को चूज करेंगे, वो एक हिंदू मेंबर के लिए वोट नहीं कर सकते हैं. सिख लोग एक मुस्लिम मेंबर के लिए वोट नहीं कर सकते, उसको चूज नहीं कर सकते हैं. फिर सिक्स्थ पॉइंट क्या आ गया, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजेज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन. अब जो वोटिंग कौन करेंगे, वो सिर्फ जो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी अच्छी थी, या तो टैक्स भरते थे या तो एजुकेशन अच्छी थी, उन लिमिटेड लोगों को एक ग्रांट की गई वोटिंग पावर जो इसकी चूज़ करने के लिए मेंबर्स को. अब 7th पॉइंट हो गया कि इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एंड लंदन. उनने क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑलरेडी था उसी को एक मतलब नया नाम देके लंदन में एक ऑफिस खोल दिया, उसको बोला था हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया एंड लंदन. 8th पॉइंट आ गया कि उन्होंने एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया 1926 में, किस लिए कि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए. 9th पॉइंट है इसमें, फर्स्ट टाइम उनने क्या किया, प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया और प्रोविंसेस को बोला कि आप अपना बजट खुद एनेक्ट कीजिए. 10th पॉइंट हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग फोर्स. जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 लाया तो उन्होंने बोला कि 10 साल के बाद 1929 में हम लोग एक कमीशन लाएंगे रिपोर्ट चेक करने के लिए वर्किंग की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसकी वर्किंग कितनी सक्सेसफुल हुई है और क्या हुआ है. हम लोग 10 साल के बाद एक एक्ट लेके आएंगे. अब हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन. जैसे मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 में उन्होंने बोला था कि हम लोग 10 साल के बाद एक वो लेके आएंगे कमीशन. तो उन्होंने क्या लाया है, एक साइमन कमीशन. लेकिन उन्होंने 1927 में ला लिया, 2 साल पहले. लेकिन इसको इवन बाइकआउट किया था सब पार्टीज ने. क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था. इनका जो चेयरमैनशिप किसकी थी, सर जॉन साइमन की. उसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी. एक 7 मेंबर कमेटी थी. तो ये उसने इवन फिर भी रिपोर्ट सबमिट की थी 1930 में और उसने रिकमेंडेशन दी थी बहुत सारी, जैसे डीआरकी को अबॉलिश कर दो, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कर दो प्रोविंसेस में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसिपल स्टेट्स एंड कंटिन्यूएशन ऑफ कॉमन इलेक्टोरेट एंड सो ऑन. उन्होंने बोला कि कॉमन इलेक्टोरेट को आप कंटिन्यूएशन करो. और ये स्टैट्यूटरी कमीशन थी. और उसके बाद जो वहाँ पे जाके फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की उसके बाद फिर उस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स निकाले. और फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट जो निकाला गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में इनके कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने इनकॉर्पोरेट की गई थी. अब जो नेक्स्ट एक्ट आ गया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935. ये बहुत एक लैंडमार्क एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट. इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जा सकता है क्योंकि लेंथिएस्ट था ये. 321 सेक्शंस थी और 10 शेड्यूल्स थे. इसको ये बोला भी जाता है सेकंड माइलस्टोन टूवर्ड ए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसमें बहुत सारे उन्होंने मतलब दिए हुए थे. इट वॉज अ लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स. और इसके फीचर्स हम 1 by 1 हम लोग स्टडी करेंगे.
It provided for the establishment of all Indian Federation consisting of provinces and princely states as units. The act divided the powers between center and units in term of 3 लिस्ट. उन्हें इसमें सेंटर और जो उनकी यूनिट्स थी उसमें 3 लिस्ट में प्रॉपरली इन्हें डिवाइड कर ली हुई थी पावर. एक फेडरल लिस्ट आ गई सेंटर के लिए, फिर उसमें 59 आइटम थी. प्रोविंशियल लिस्ट आ गई प्रोविंसेस के लिए, उसमें कितनी थी 54 आइटम्स थी. और कॉन्फ्रेंस लिस्ट थी बोथ के लिए जिसमें 36 थी. और रेजिड्यूरी पावर किसके पास थी, वाइसराय थी. हाउएवर दी फेडरेशन ये एक साथ हुए ही नहीं, तो ये फेडरेशन केम इनटू बीइंग आई नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ज्वाइन ही नहीं हुई, वो अलग अलग ही अपना वो करते रहे. सेकंड आ गया इट अबॉलिश डायरकी. जैसे पहले आपको मैंने बोला कि डायरकी थी तो उसको भी इन्हें अबॉलिश कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी उसकी जगह में. और ये 1937 में ये इफेक्ट में आ गया. 35 में लाया तो 1937 में इफेक्ट में आ गया, लेकिन 2 साल ही चला. 1939 में ये डिसकंटिन्यू हो गया. थर्ड आ गया इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एक सेंटर. ने बोला जैसे पहले प्रोविंसेस में डायरकी थी इनको सेंटर में लाया, लेकिन ये भी ऑपरेशनल नहीं हुआ, क्योंकि जब स्टेट में नहीं ऑपरेशनल हुआ ये तो सेंटर में कैसे ये सक्सेसफुल होता. फोर्थ आ गया इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. जितने 11 प्रोविंसेस उसमें से 6 में ने अपर हाउस लोअर हाउस बाइकैमरलिज्म वाला स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दिया. फिफ्थ पॉइंट आ गया इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेज, शेड्यूल्ड क्लासेज, वुमेन्स एंड लेबर वर्कर. इसके बारे में आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा. कॉमनल अवार्ड करके टॉपिक आएगा तो उसको आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कैसे ये अलग मतलब ये एक्सटेंड कर दिया गया था डिफरेंट उसमें. तो फिर गांधी जी ने गांधी जी ने इसके लिए टिल डेथ फास्ट किया था, तो फिर ये जाके रिटेन किया गया था जॉइंट इलेक्टोरेट, और इसको एक पूना पैक्ट का नाम दिया गया था. ये आपको हिस्ट्री में सर पढ़ाएंगे. सिक्स्थ पॉइंट आ गया इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में काउंसिल ऑफ इंडिया लाई गई थी, उसको अबॉलिश कर दिया गया. फिर सेवन्थ में आ गया आपको जैसे पहले बताया गया तो कि वोटिंग जो राइट्स थे सिर्फ उन लोगों को मिले गए थे जिनके पास लैंड होती थी, या जो लोग टैक्स भरते थे, या लोग एडुकेशन थी जिन जो है लोग थोड़े पढ़े लिखे थे. लेकिन अब क्या किया हमने, टोटल पॉपुलेशन के 10% लोगों को उन्होंने राइट दे दिया वोटिंग का, कि तुम लोग वोट कर सकते हो टू चूज मेंबर्स. अब 8th पॉइंट इसका गया कि अब जब ये इंडिपेंडेंस दे रहे थे वो, तो उन्होंने ये बोला कि इसके साथ अब जो के कंट्री के करेंसी और क्रेडिट के लिए भी कोई मतलब एक स्ट्रक्चर चाहिए, बॉडी चाहिए, उसके लिए उन्होंने किसको एस्टेब्लिश कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि किस लिए, टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ कंट्री. नेक्स्ट पॉइंट आ गया इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेटअप इन 1937. और इसके साथ ये एक पॉइंट भी है जो 9th पॉइंट है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया था, और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया था, और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया था 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए. अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो मेन है, जो एक मतलब लैंडमार्क खुशी वाला. और आपको पता है जैसे कि कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो हम लोग लकली आज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो अब हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो ऑन February 20 1947 जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम क्लेमेंट एटले, उसने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में कब खत्म हो जाएगा, June 13 1948 में. उसके बाद पावर्स जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल हाथों में दी जाएंगी, इंडियंस की गवर्नमेंट के हाथ में. लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो उस टाइम मुस्लिम लीग ने वो कर दिया, एजिटेट कर दिया कि हमें पार्टीशन चाहिए भाई, हमें अलग से एक कंट्री चाहिए. और फिर क्या हुआ, जब पहले तो फरवरी में आया, फिर मार्च, अप्रैल, मई, और फिर June 3 को फिर आया प्लान लेके. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया की ऑलरेडी 1946 में बैठी थी, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कब बैठी थी, कितने मेंबर्स थे, प्रिंसली स्टेट से कितने थे, कहाँ से कितने थे, हम लोग पढ़ेंगे. तो उनने बोला कि जो उसको जो पार्ट्स इंडिया के साथ नहीं आना चाहते हैं उनके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो उनने उसी दिन सेम डे पे लॉर्ड जो माउंटबेटन था वो एक प्लान लेके आया, पार्टीशन प्लान, उसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता था. उस प्लान को दोनों कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया, और उसको इमीडिएट एनेक्ट किया गया, और उसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बोला जाता है. और उसके फीचर्स हम लोग पढ़े जाते हैं. ये मेन फीचर फर्स्ट जो उसकी मेन हाईलाइट है वो क्या है, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. जो हम लोग मतलब हमारे जो पीछे पूर्वज लोग हैं वो इतने सालों से जिनने सहा है वो ख़त्म हो गया 1947 में. फाइनली अगस्त 15 1947 में सेकंड क्या आ गया कि 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बन गए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान. और उसका राइट दे दिया कि जिसको जिसके साथ जाना आप जाइए, और कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से ये सीड हो गया हुआ है. तो थर्ड पॉइंट ये आ गया इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड प्रोवाइडेड ईच डोमिनियन एक गवर्नर जनरल. उन्होंने बोला कि वाइसराय का ऑफिस खत्म हो गया और आपको एक गवर्नर जनरल का ऑफिस दे दिया. लोग जो गवर्नर जनरल भी होगा वो किसकी एडवाइस पे बनेगा, जो डोमिनियन की कैबिनेट होगी उसके एडवाइस पे
बनेगा। हिज मेजेस्टी इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबल विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। अब फोर्थ पॉइंट आ गया, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ टू डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिस्पेक्टिव नेशन एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। उन्होंने बोला दोनों को, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को और डोमिनियन ऑफ इंडिया को बोला कि आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज दोनों कंट्रीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो अडॉप्ट कर सकती हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी उनको एक्ट उनके ऊपर एनेक्ट किया है उसको रिपील कर सकती है। इवन जो इंडिपेंडेंस एक्ट दोनों कंट्रीज़ के लिए दिया है उसको भी अगर आपने रीअपील करना आप उसको भी रीअपील कर सकते हो। उसके बाद क्या हो गया कि नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त 1947। मतलब एक तो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू जॉइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। उन्हें बोला गया कि जिसके साथ जाना जाइए, आप पाकिस्तान के साथ जाना पाकिस्तान के साथ जाइए, इंडिया के साथ जाना इंडिया के साथ जाइए। और उस पता आपको पार्टीशन में एक ईस्ट पाकिस्तान बना जो बाद में बांग्लादेश बन गया और अभी वेस्ट पाकिस्तान जो भी पाकिस्तानी है। और इंडिपेंडेंट तो कोई रहा भी और रहने भी नहीं दिया। फिर नाइन्थ पार्ट आ गया, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ डोमिनियन एंड द प्रोविंसेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। द डोमिनियन वर हाउएवर ऑथराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशन इन दिस एक्ट। 10th पॉइंट आप पढ़ लीजिए। वो उनके ब्रिटिशर्स के कोई टाइटल वाइटल गिराए गए। और जो मेन आ गया, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 14-15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड पावर वाज ट्रांसफर्ड टू two new independent dominions of India and Pakistan, और लॉर्ड माउंटबेटन become the first गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया घोषित किया। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनाई गई हुई थी वही पार्लियामेंट बन गई इंडियन डोमिनियन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर फ्रेंड्स। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल साहिल ठाकुर जम्मू, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी लेक्चर होगा उसकी पीडीएफ हम लोग डाल देंगे और भी हम लोग पीडीएफ डाल देंगे। और कल इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। सेलिब्रेट कीजिए, ट्राई कलर लहराइए और मिठाई कुछ मीठा खाइए क्योंकि बहुत खुशी का दिन है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।